गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी फर्स्ट क्लास है और ये आपकी 11th क्लास की फर्स्ट क्लास है ना? हम आज देख रहे हैं 11th क्लास और आप यहाँ पर पढ़ेंगे अकाउंट। तो पहले हम ये देख लें कि आप भाई कहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो अपनी कोचिंग का नाम क्या है? अमित कॉमर्स कोचिंग। यहाँ दोनों प्रकार के सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ाए जाते हैं। ये आपके सब्जेक्ट है, यहाँ पर कॉमर्स भी है। कॉमर्स के सभी आपके इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, अकाउंट, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, सीपीसीटी, टाइपिंग और बेसिक कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। ये आपका कॉम्पिटिटिव क्लासेस हैं, बैंक, रेलवे, पुलिस वगैरह की, और इंग्लिश क्लासेस हैं। तो आप देखते हैं आज सबसे पहले कॉमर्स की आपकी फर्स्ट क्लास है, 11th क्लास की हिंदी मीडियम। तो देखेंगे आप कॉमर्स के बारे में पहले हम समझ लें। जब आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो उसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं। भाई कॉमर्स लेने के आपके मेरे सोचने के हिसाब से क्या रीज़न है ना? क्योंकि मैं आपसे डायरेक्ट तो पूछ नहीं पा रहा हूँ कि आप कौन सा कॉमर्स आपने किस लिए लिया है। तो पहले मैं अपने रीज़न देख लूँ। तो देखो, जब कोई व्यक्ति कोई भी सब्जेक्ट लेता है तो उसके कुछ रीज़न होते हैं। एक तो पहला रीज़न होता है कि उसके घर वाले बोलते हैं कि भाई आप ये वाला सब्जेक्ट ले लो। कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट हो, तो अपने परिवार के घर वाले व्यक्ति बोलते हैं परिवार के कि भाई आप कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो, आर्ट ले लो। तो हम उस वजह से ले लेते हैं। दूसरा कि हमारा कोई बहुत अच्छा दोस्त, फ्रेंड जो है, उसने जो सब्जेक्ट लिया है, हम उसके साथ पढ़ना पसंद करते हैं कि भाई हम दोनों साथ में जाएं, पढ़ें एक साथ, कोचिंग जाएं। तो इस वजह से, दोस्त की वजह से भी हम सब्जेक्ट लेते हैं। थर्ड पॉइंट होता है कि व्यक्ति कभी कभी कठिन समझता है सब्जेक्ट को। भाई साइंस टफ है, आर्ट्स इजी है, कॉमर्स थोड़ा नॉर्मल मीडियम है। कैटेगरी रख देता है कि भाई टॉप पर कौन सा होता है? साइंस, सेकंड नंबर पे कौन सा होता है? कॉमर्स, और थर्ड नंबर पे कैसा होता है? आर्ट। तो जो व्यक्तियों की थिंकिंग होती है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपका साइंस टॉप पर है या कॉमर्स टॉप पर है या आर्ट्स टॉप पर, ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति यदि सब्जेक्ट का सही तरीके से यूज करे तो वो टॉप पर पहुंच सकता है। तो एक तो वो क्या होता है, टफनेस, डिफिकल्टीज के हिसाब से, है ना? डिफिकल्टी पर बोल सकते हैं कठिनाई। कठिनाई के कारण सब्जेक्ट को क्या करता है, वो सिलेक्ट करता है। अब आपने क्या लिया हुआ है? कॉमर्स। हम अब कॉमर्स की बात करेंगे। तो कॉमर्स, जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं तो कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ कि कॉमर्स सब्जेक्ट जो है वो आपको ऐसे डिजिग्नेशन पर, ऐसे पद पर पहुँचाता है जो कोई अदर सब्जेक्ट नहीं पहुँचाता है ना? कॉमर्स जो होता है वो आपको मालिक बनाता है, मतलब मालिक बनना सिखाता है। कि कॉमर्स क्या है, आपको मालिक, कोई जॉब की बात नहीं करता है कि आप आईएएस बन जाइए या कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कुछ भी, अकाउंटेंट, ऐसा कुछ नहीं सिखाता है। वो तो आपको क्या सिखाता है? कॉमर्स मालिक बनना सिखाता है। एक्चुअल में कॉमर्स लेने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं? व्यापार से। और व्यापार जो होता है वो स्वयं का रोजगार होता है, जो आपको क्या बताता है? मालिक बनना। बाकी आर्ट्स और साइंस, ये दो सब्जेक्ट में कहीं पर ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती कि आप मालिक बनिए। वहाँ पर आपको सिखाया जाता है आप डॉक्टर बनिए, साइंस ले लिया है, किसी इस फील्ड में आईआईटी कीजिए, किसी भी फील्ड में जाइए। तो इस प्रकार से। और यदि आप आर्ट ले लेते हैं तो उसकी अलग फील्डें होती हैं, उनमें फील्डें। कॉमर्स की यदि आप फील्डें देखते हैं तो सबसे टॉप की बात होती है सीए, है ना? ज़्यादातर लोग। फिर सीएस की बात करते हैं। फिर करते हैं ICWA। ये तो आपको पता होंगे शायद, फुल फॉर्म ना पता हो तो सीए मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी, ICWA होता है इंडियन कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट, ठीक है। इस तरीके के कॉमर्स फील्ड के काम करते हैं। कुछ व्यक्ति बैंकिंग का सोचते हैं कि भाई कॉमर्स मतलब बैंकिंग है, कि बैंकिंग में काम आता है, ये भी ठीक है। तो हम अब सबसे पहले क्या देखते हैं कि कॉमर्स आपने लिया है, मतलब आपने व्यापार करने की सोचा हुआ है कि हम व्यापार करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो व्यापार है वो होता क्या है एक्चुअल में, है ना?
व्यापार क्या होता है, पहले हम इसके बारे में समझेंगे कि बिजनेस क्या है। तो देखेंगे यहां पर हम बिजनेस आपका क्या है। व्यापार से आशय लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी कार्य जो वस्तुओं के क्रय विक्रय के माध्यम से किया जाता है, जो किसी भी कानूनी नियमों का उल्लंघन नहीं करता हो, व्यापार कहलाता है। तो यहां पर मेन चीज क्या है, वस्तुओं के क्रय विक्रय। किस चीज का क्रय विक्रय हो रहा है, वस्तुओं का। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इनको हम बोलते, जो चीज अभी हम आपको बता रहे हैं, व्यापार के बारे में समझा रहे हैं, ये सब अभी क्या कहलाएंगे, आपके पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। आपने साइंस और आर्ट तो शुरुआत से पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासों में आपको 8th 9th 10th 5th 6th में मिला हुआ है। लेकिन कॉमर्स सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो 10th के बाद शुरुआत होती है, ठीक है। तो ये नई चीजें हैं। लेकिन अभी आपको बता दें, 2020 की जो शिक्षा नीति आई है, कौन सी नीति आई है, शिक्षा नीति आई है। इस शिक्षा नीति में अब सरकार को भी समझ में आ गया है कि देश का जो विकास होगा वो बिजनेस से ही होगा। देश का विकास जो है वो किस चीज से होगा, व्यापार से, है ना। देश का जो विकास होने वाला है वो किस चीज से होगा, व्यापार से होगा। इसलिए सरकार ने अब 6th क्लास में, मतलब 6वीं से ही व्यापार की चीजें अब सिलेबस में डालना शुरू कर दिया है। अब इस साल 2020 से जो आपके सिलेबस होंगे उनमें व्यापार संबंधी चीजें आ जाएंगी। 6वीं 7वीं 8वीं पूरी क्लासों तक रहेगा। क्यों, क्योंकि जब व्यक्ति व्यापार करता है तो वो स्वयं का मालिक बनता है। मैंने यहाँ पर सिखाया हुआ कि क्या बनता है, मालिक। व्यक्तियों को किसी से रोजगार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वो क्या करेगा, खुद को रोजगार मिलेगा और 2 व्यक्तियों को और रोजगार दे देगा। 2 व्यक्तियों को वो काम पे लगा देगा बिजनेस से। हर व्यापार में कम से कम 1-2 व्यक्ति लगे ही होते हैं। मतलब खुद को तो रोजगार मिलेगा, साथ में वो अन्य व्यक्तियों को भी काम पर लगाएगा। इसलिए शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है और अब 6th क्लास से ही बिजनेस की चीजें, व्यापार की चीजें उसमें डाली जाएंगी। तो हम क्या बता रहे हैं, पारिभाषिक शब्द, मतलब आपके जो व्यापार में है ना, बही खाता जो हम पढ़ेंगे उसमें जो शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो हमें यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो ये शब्द, क्योंकि बाकी चीजें आपने सब सुनी हुई हैं, व्यापार से संबंधित चीजें भी आपने कुछ सुनी होंगी, लेकिन उनको परिभाषित नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए यहाँ पर उनको पारिभाषिक शब्द आपको बताए जाएंगे। तो व्यापार में हमने क्या बताया, कोई भी लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी काम जो वस्तुओं के क्रय विक्रय के माध्यम से किया जाता है, जो किसी भी कानूनी नियमों का उल्लंघन नहीं करता हो, वो व्यापार कहलाता है। वस्तु मतलब आप समझते हैं कि वस्तुओं का किसी इंसान या जानवर का क्रय विक्रय नहीं। इंसान का तो बिल्कुल नहीं, जानवर का तो हो भी सकता है ना, क्योंकि जानवरों को भी हम एक जगह वस्तुओं के नाम से रखते हैं, है ना, वस्तु मानी जाती, लेकिन इंसान को कभी नहीं रखते हैं। इसलिए इंसान को कभी सम्मिलित नहीं किया जाएगा, क्योंकि इंसानों को भी तो बेचा खरीदा जाता है ना, गुप्त रूप से। इस वजह से क्रय विक्रय। अब व्यापार के बाद हम देखेंगे, ये तो हमने आपको थोड़ा सा व्यापार के बारे में बता दिया कि जो आप कॉमर्स पढ़ने जा रहे हो व्यापार से रिलेटेड है, एक्चुअल में होता क्या है। अब हम देखेंगे यहाँ पर अन्य चीजें क्या है। तो पहला चीज आप देखना है, जो बही खाता है उससे आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो कहलाता क्या है। ये है आपकी बुक बही खाते की। यदि आपके पास बुक्स नहीं है तो चिंता नहीं करना भी, लेकिन आप बुक ले लें, शिवलाल की बुक ले सकते हैं अकाउंट की, बाकी की बुक हम आपको धीरे धीरे बता देंगे। तो बही खाता जो है होता क्या है, ठीक है। तो बही खाता बिल्कुल सिंपल है। यदि हम देखते हैं बही खाते से आशय, तो बही खाता क्या कहलाता है, बही खाते से आशय व्यापार की उस पुस्तक से है जिसमें मुद्रा संबंधी व्यवहारों का लेखा उचित नियम एवं सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है बही खाते से आशय व्यापार की उस पुस्तक से जिसमें मुद्रा संबंधी व्यवहारों का लेखा, कौन से व्यवहार, मुद्रा संबंधी व्यवहारों का लेखा उचित नियम एवं सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। तो पहले तो हम क्या देखेंगे कि जो आपकी मुद्रा संबंधी व्यवहार, तो भाई सभी काम मुद्रा के लिए तो किए जाते, ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र में आप पढ़ोगे, कहां पर पढ़ोगे, अर्थशास्त्र में, कि जो आपकी क्रियाएं होती हैं,
क्रियाएं जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं क्रियाएं? दो। एक होती है मौद्रिक और दूसरी होती है अमौद्रिक। ठीक है, तो हम व्यापार में मौद्रिक क्रियाओं की बात करते हैं, अमौद्रिक क्रियाओं की बात नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना, व्यापार में और बही खाते में जिन चीज़ों की बात होती है वो कौन सी होती है? मौद्रिक क्रियाओं की बात होती है, इन वाली की, अमौद्रिक की नहीं होती। मौद्रिक क्रियाएं जो पैसा कमाने के लिए की जाती हैं, जैसे मैं यदि आपको पढ़ा रहा हूं तो ये मौद्रिक क्रिया है, पैसा मिलेगा मुझे। दुकानदार से आप कोई चीज़ खरीदेंगे या उनको बेचेंगे तो वही मौद्रिक क्रिया है, क्योंकि पैसा मिलेगा या पैसा जाएगा। अमौद्रिक क्रियाएं क्या होती हैं कि जो आप पैसा कमाने के लिए नहीं करती बल्कि प्रेम, व्यवहार, सेवा भावना के उद्देश्य से की जाती हैं। सिंपल सी बात है, आप यदि एक रेस्टोरेंट में, होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं तो वो मौद्रिक क्रिया है, क्योंकि वहां पर उनको पैसा मिलेगा। ठीक है, और अमौद्रिक क्रिया, यदि आपकी मम्मी आपको खाना बना के खिला रही हैं तो वो अमौद्रिक क्रिया है। क्यों? क्योंकि आपकी मम्मी आपसे पैसा नहीं लेती भाई खाना खिलाने के लिए कि भाई हमें पैसा दे दो, आपको हमने खाना खिलाया है। होटल वाले तो मांगते हैं, बिल देते हैं, लेकिन घर पे मम्मी कितने प्यार से बना के आपको खाना खिलाती, वो पैसा नहीं मांगती। वो क्या है? अमौद्रिक क्रिया। और इन्हीं क्रियाओं को अपन किस में नहीं लिखेंगे? बही खातों में नहीं लिखा जाता है। तो हम देखते हैं बही खाते में, ये अपन ने परिभाषा देखी हुई थी कि बही खाते से आशय व्यापार की उस पुस्तक से जिसमें कौन से मुद्रा संबंधी व्यवहारों का लेखा निश्चित नियम एवं सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। ठीक, ये कहलाता आपका बही खाता। एक परिभाषा हमने आपके लिए बता दी। टेंशन नहीं लेना, यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। आप एक कॉल करना, मैं आपको सभी चीज़ बता दूंगा। और जैसे ही आपकी क्लासें ऑफलाइन होंगी तो सभी चीज़ आपको, और इनकी नोट करने में यदि आपको दिक्कत जाती तो इसकी भी कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हम आपको पीडीएफ भेजेंगे इसकी। ठीक है, आपके मोबाइल पर पीडीएफ भेजी जाएगी इसकी। आपको बस एक फेयर रजिस्टर बनाना है। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, अभी शुरुआत की क्लासेस, जब तक थ्योरी है, प्रैक्टिकल अभी ज़्यादा चालू नहीं हुए, तो आपको क्या करना है? इनको नोट करना है। और ये चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं वो लर्न करने के लिए, समझना भी और लर्न भी करना है ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे आगे चल के। अब हम बात करते हैं लेखांकन की। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, बही खाता और लेखांकन। ठीक है, तो लेखांकन और बही खाता एक्चुअल में दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक, लेखांकन क्या होता है? तो लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। क्या है लेखांकन? व्यवसाय की भाषा। जैसे एग्जाम्पल हम आपको यहां पर बताते हैं कि यहां राम को वेतन दिया, ये कैसा लिखा जाएगा? ठीक है, या फिर अपन ऐसे लिखते हैं वेतन दिया, इसको कैसे लिखेंगे? तो जो कॉमर्स के व्यक्ति नहीं है वो कैसे लिखते हैं वेतन दिया? देखो ऐसे लिखेंगे, वेतन दिया। मान लेते हैं 5,000 रुपये, तो लिखेंगे वेतन दिया 5,000 रुपये। ठीक है, ये तो सब पढ़ लेंगे। लेकिन जो कॉमर्स के व्यक्ति होंगे वो कैसे लिखेंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो वो लिखेंगे इस टाइप से लिखेंगे वो। ठीक है, इसका मतलब यही होता है वेतन दिया। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है? यही होता है वेतन दिया। और ये तो लिखा ही है वेतन दिया, तो इसको तो सब पढ़ सकते हैं। इस चीज को कोई नहीं पढ़ पाएगा, इसको सिर्फ कॉमर्स वाले ही पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए देखो लिखा ऊपर, लेखांकन व्यवसाय की भाषा होती है। व्यापार की क्या है? भाषा। लेखांकन से आशय व्यापार की पुस्तकों में निश्चित ढंग से नियमानुसार एवं नियमित रूप से मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जाने वाले, देखो कौन से व्यवहार? मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जाने वाले व्यावसायिक व्यवहारों का अभिलेखन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण करना तथा परिणामों की व्याख्या या निर्वाचन करने की कला से होता है।
ये आपकी लेखांकन, मतलब हम ऐसा बोलेंगे जहां पर वही खाते का कार्य समाप्त होता है वहां से लेखांकन का कार्य क्या होता है, चालू होता है। लेखांकन अपने आप में एक बड़ा विस्तार रूप होता है, बही खाता जो है वो एक संकुचित रूप है, छोटा रूप होता है, लेकिन लेखांकन क्या होता है, बड़ा विस्तार रूप होता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा अभी लेखांकन के बारे में। अब आगे देखेंगे हम, तो यहां पर हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में जो कुछ भी आप व्यापार के बारे में पढ़ रहे हैं, बही खाता, लेखांकन, व्यापार की परिभाषा, जो भी चीज पढ़ेंगे ये बनाया किसने, कौन है बही खाते का जन्मदाता, जो उसका नाम है लूकास पेसियोली। क्या है, लूकास पेसियोली है। लूकास पेसियोली क्या है, 15वीं शताब्दी में 1494 में इटली के वेनिस नगर में लूकास पेसियोली द्वारा सर्वप्रथम जर्नल एवं खाता बही शब्दों का प्रयोग किया गया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1453 में जिसका नाम था एक्टिव पर्सिस डी कंप्यूटर्स। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि आपको शायद समझ में ना आया हो मैंने क्या बोल दिया है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि जो लूकास पेसियोली है वो दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता कहलाते हैं, है ना। और दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कब हुआ था, 15वीं शताब्दी में, ये ध्यान रखना है, ठीक। दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, आगे के हम चैप्टरों में आपको पढ़ाएंगे और बहुत डिटेल से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आपने ये वाला दोहरा लेखा प्रणाली चैप्टर सीख लिया तो ये समझ लो आपने 50% अकाउंट सीख ली है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे हम दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कब हुआ था, 15वीं शताब्दी में। और 15वीं शताब्दी में 1494 में इटली के वेनिस नगर में के एक निवासी जिसका नाम क्या था, लूकास पेसियोली नाम की एक पादरी। पादरी क्या कहलाते हैं, पादरी जो होते हैं जैसे मंदिरों में पंडित होते हैं वैसे ही चर्च में जो व्यक्ति होते हैं जो उनकी पूजा पाठ वगैरह करते हैं जो भी, तो वो कहलाते हैं पादरी। तो वो ये क्या थे, पादरी ने इसका आविष्कार किया था दोहरा लेखा प्रणाली, मतलब बही खाता बनाए हुए थे। उसने एक पुस्तक में जिसका नाम था डी कंप्यूटर्स एक्टिव पर्सिस था, इन्होंने ही सर्वप्रथम जर्नल एवं खाता बही शब्दों का प्रयोग किया। इस पुस्तक का सन 1543 में लंदन में क्या हुआ, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। सन 1795 में एडवर्ड जोन्स द्वारा लिखित इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रही, ठीक है। जो इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग की जो पुस्तक है वो सबसे प्रसिद्ध है। और दोहरा लेखा प्रणाली जो है वो पूरे वर्ल्ड में चलती है। तो हम देखेंगे जी लूकास पेसियोली व्यक्ति जो है 15वीं शताब्दी का जो 1494 में दिखता कैसा होगा। भाई उस समय तो पिक्चरें भी, फोटो भी नहीं खिंचती थी ज़्यादा, कुछ कैमरे वगैरह भी नहीं मालूम ज़्यादा थे, है ना, और थे भी तो ब्लैक एंड वाइट, पेंटिंग की जाती थी व्यक्तियों की। तो यहाँ पर देखेंगे हम उस व्यक्ति के बारे में, ये है लूकास पेसियोली, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 1446 में, और मृत्यु कही 1517 में। ये लूकास पेसियोली है। देखो अब लूकास पेसियोली ने जो बुक लिखी हुई है, ये बुक है उनकी, और भी है, तो ये देखते हैं हम। जो फेमस बुक्स है इनकी, एंटी बुक कीपिंग, डबल एंटी बुक कीपिंग, दोहरा लेखा प्रणाली कहलाती है आपकी। लूकास पेसियोली आपको ध्यान रखना है वही खाता की जन्मदाता हैं। इन्हीं ने दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किया हुआ था, और ये क्या थे, पादरी थे। कब किए थे, 15वीं शताब्दी में, 1494 में। आगे हम बात करेंगे तो यहां पर हम देखेंगे अब पारिभाषिक शब्द। एक चीज हम आपको बता चुके हैं व्यापार के बारे में, यहां से आगे हम देखेंगे पारिभाषिक शब्दों में व्यावसायिक सौदे। व्यावसायिक सौदे क्या कहलाते हैं, तो ऐसी आर्थिक क्रियाएं जिनसे व्यापार की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन हो जाए व्यावसायिक सौदे कहलाते हैं। ऐसी आर्थिक क्रियाएं जिनसे व्यापार की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन हो जाए क्या कहलाते हैं, व्यावसायिक सौदे कहलाते हैं। तो क्रियाएं अभी हमने आपको बताया था 2 प्रकार की होती हैं, एक मौद्रिक और अमौद्रिक। तो मौद्रिक क्रियाएं ही आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं जिनको हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। अमौद्रिक क्रियाओं को हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो बही खातों में, मतलब अमौद्रिक क्रियाओं को अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है, लेकिन बही खाते में अमौद्रिक क्रियाओं का लेखा नहीं किया जाता। यहां पर सिर्फ हम कौन सी क्रियाएं लिखते हैं बही खाते में, आर्थिक क्रिया जिनसे व्यापार की वित्तीय स्थिति क्या कहलाती है, व्यापार की संपत्तियों दायित्वों में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। संपत्ति तो आप समझते हैं, घर मकान कार ये सब संपत्ति हैं। दायित्व क्या कहलाते हैं, जो भी पैसा हमें व्यक्तियों को देना है, दूसरे व्यक्तियों को चुकाना है, वो सब दायित्व कहलाते हैं।
तो जब व्यापार की ऐसी आर्थिक क्रियाएं जिनसे व्यापार की वित्तीय स्थिति में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, व्यावसायिक सौदे कहलाते हैं। अब ये संपत्ति और दायित्व के बारे में आगे पॉइंटों में हम आपको समझाने वाले हैं। तो ये आपका क्लियर हुआ होगा व्यावसायिक सौदे क्या हैं। अब आगे देखते हैं हम ये व्यावसायिक सौदे। अभी पहले तो व्यावसायिक सौदे सीधे दुकान पर होते थे, हम दुकान पर गए, कोई चीज़ खरीद के लाए, उनको पैसा दिया या उन्हें हमें कोई चीज़ बेची। लेकिन अब क्या होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन ज़्यादा होने लगे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो ये व्यक्ति जो है, ये लड़की जो है, देखो ऑनलाइन कुछ परचेसिंग कर रही है, कुछ चीज़ें खरीद रही हैं। तो ये भी व्यावसायिक सौदे हैं, ये भी क्या है आपके व्यावसायिक सौदे हैं। और व्यक्ति जो बेच रहा है, मतलब ऑनलाइन जो बेच रहा है, वो भी व्यावसायिक सौदे में आएगा। ठीक, अब आगे देखेंगे हम पूंजी। तो व्यवसाय में पूंजी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ठीक है, तो व्यापार का स्वामी, ध्यान रखना इसमें, व्यापार का स्वामी व्यापार प्रारंभ करने के लिए जो रोकड़, माल और संपत्ति व्यापार में लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। ठीक है, व्यापार का स्वामी जो रोकड़, माल या संपत्ति व्यापार में लगाता है, संपत्ति व्यापार में लगाता है, उसे क्या कहते हैं, पूंजी। मतलब व्यापार शुरू करने के लिए जो पैसा व्यापार में लगाता है, माल, रोकड़ और संपत्ति। ऐसा बोल सकते हैं हम कि मान लेते हैं रोकड़ उसने लगाया व्यापार में 50,000, ऐसा मान लेते हैं 50,000 रुपये लगाए। ठीक है, माल उसने लगाया, माल मतलब कुछ सामान उसके पास रखा होगा, उसने लगा दिया है, तो मान लेते हैं 10,000 रुपये का माल लगाया। ठीक है, और संपत्ति जो है जो उसने संपत्ति लगाई है उसकी कीमत कितनी है, 20,000, ऐसा मान लेते हैं। इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 80,000। तो ये 80,000 जो है यही आपकी पूंजी कहलाएगी। ठीक है, इन सब का योग व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार प्रारंभ करने के लिए जो रोकड़, माल और संपत्ति लगाई जाती है, उन सब का योग ही पूंजी कहलाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। एक देखो यहाँ पूंजी, ये पैसा लगाया जा रहा है व्यापार शुरू करने के लिए, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी पूंजी कहलाएगी। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। तो ये देखो ध्यान रखना आपको पॉइंट, ये आपके व्यावसायिक सौदे हैं, व्यापार हम पीछे बता चुके हैं, ये पूंजी है। अब आगे देखेंगे अगला पॉइंट है आपका आहरण या निजी खर्च। आहरण या निजी खर्च क्या कहलाता है, व्यापार के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग के लिए समय समय पर व्यापार में से जो रोकड़ या माल निकाला जाता है वह उसका आहरण या निजी खर्च कहलाता है। ऐसा कोई भी व्यापारी नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है, दुकानदार, जो अपने निजी प्रयोग के लिए दुकान से कोई पैसा या कोई चीज़, पैसा या माल ना निकाले। ठीक, यदि आपकी कपड़ों की दुकान है तो आप भाई दूसरी दुकान से कपड़े नहीं खरीदोगे पहनने के लिए, अपनी दुकान के ही कपड़े पहनोगे कि नहीं। यदि दूसरी दुकान से खरीदोगे तो बेइज्जती होगी आपकी। ठीक भाई, ऐसी चीज जरूर है कि जो आपकी दुकान में नहीं है तो आप जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन आप जो आपकी दुकान में मिल रही है, जीन्सें मिल रही हैं, टी शर्टें मिल रही हैं, लेकिन आप दूसरी दुकान की जीन्स और टी शर्ट पहन रहे हैं, तो इसका मतलब तो सीधा ये जाएगा कि आपकी दुकान का माल अच्छा नहीं है, इसीलिए तो आप नहीं पहन रहे। हर व्यक्ति, दुकानदार जो है वो अपने निजी प्रयोग के लिए दुकान से कुछ माल या पैसा लेता है, वो आहरण कहलाता है। ठीक, आपकी जो भी दुकान है, आप कपड़े की दुकान है तो आप क्या करेंगे, कपड़े उपयोग करेंगे उसके, तो आहरण होगा। क्यों, यदि आपकी कुछ खाने पीने की दुकान, आपकी आइसक्रीम की दुकान है तो आप आइसक्रीम भी वहां से लेके खाएंगे अपनी दुकान से, तो भी वो आहरण होगा, लेकिन पैसा नहीं देंगे क्योंकि आपकी खुद की दुकान है। ठीक है, तो ये आहरण कहलाता है। आगे देखेंगे हम संपत्ति, जो हमने पीछे बताया हुआ था, संपत्ति क्या कहलाती हैं, व्यापार में समस्त वस्तुएं जो व्यापार के संचालन में सहायक होती हैं, व्यापार की संपत्ति या परिसंपत्ति कहलाती हैं। व्यापार की समस्त वस्तुएं जो व्यापार संचालन में क्या होती हैं, सहायक होती हैं, व्यापार की संपत्ति या परिसंपत्ति कहलाती हैं। संचालन का मतलब समझ ले, संचालन का मतलब होता है चलाने, व्यापार चलाने में सहायक होती है। जैसे मेरी कोचिंग है तो भाई कोचिंग में बोर्ड लगे हैं तो वो मेरी संपत्ति है। कोचिंग के जो पेन है, ये पेन जो मैं लिए हुए हैं, ये भी मेरी क्या है, संपत्ति। जिस कंप्यूटर पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी क्या है, संपत्ति। कैमरा, माइक, ये सब चीजें क्या, मेरी संपत्ति, क्योंकि इनके बगैर मैं कोचिंग नहीं चला पाऊंगा। ठीक है, भवन है,
देनदार अभी मैं आपको समझाऊंगा। देनदार क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति जिनसे हमें पैसा लेना है वो देनदार कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? संपत्ति कहलाते हैं। देखेंगे अपन एक एग्जाम्पल, व्यापार में कौन कौन सी संपत्ति हो सकती है। सिंपल सा, वही बिल्डिंग है आपके व्यापार की, ये देखो बिल्डिंग है व्यापार की, ये संपत्ति है। फर्नीचर है, ये देखो फर्नीचर है। कार है आपके बिजनेस की, तो ये भी क्या है? संपत्ति है। तो ये सब व्यापार की संपत्ति हैं। कौन कौन सी हो सकती है आपको मैंने बता दिया गया है कि भाई कौन कौन सी संपत्ति आपकी हो सकती है। अब देखेंगे हम आगे संपत्ति के बाद दायित्व। वे समस्त ऋण कोष जो व्यापार के स्वामी को अन्य व्यक्तियों को भुगतान करने हेतु करने होते हैं। वे समस्त ऋण एवं कोष जो व्यापार के स्वामी को अन्य व्यक्तियों को भुगतान करने होते हैं दायित्व कहलाते हैं। जैसे लेनदार, लेनदार क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति जिनसे हमने उधार माल खरीदा है या उधार पैसा लिया हुआ है, लेनदार कहलाते हैं। ये भी दायित्व है, उनका पैसा देना है। बैंक ऋण, ये भी क्या है? दायित्व है, बैंक से आपने पैसा उधार लिया है। और सिंपल सी बात बता दें, अब आपका भी दायित्व बना है भाई, आप कोचिंग पढ़ेंगे तो आपको फीस देना है, तो ये भी क्या बन गया? आपका दायित्व। आपकी स्कूल में आप पढ़ते हैं तो स्कूल में हर महीने आपको फीस देना होती है, वो भी क्या आपका दायित्व है। आपको बिजली का बिल भरना पड़ता है, वो भी क्या है? दायित्व है। तो समस्त ऋण कोष फंड जो हमने दूसरे व्यक्तियों से लिए हैं या दूसरे व्यक्तियों को हमें पैसा देना है, वो सब क्या कहलाते हैं? दायित्व कहलाते हैं। देखो हम पैसा उधार लेते हैं कि जब किसी व्यक्ति से, तो लौटाना भी तो पड़ता है, ये क्या होंगे? आपके दायित्व कहलाएंगे। आगे देखेंगे हम दायित्व के बाद अगला पॉइंट किराए। ये सब चीजें जो हम आपको यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली बता रहे हैं, ये सब आपको याद करना है। इनसे संबंधित चीजें कल हम आपसे पूछेंगे, इनकी परिभाषाएं पूछेंगे, तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए क्योंकि इन्हीं से संबंधित सवाल हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम क्रय। जो माल पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदा जाता है उसे क्रय कहते हैं। क्या है? जो माल पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रय। अब खरीदते तो आप भाई बहुत सारी चीजें, तो क्या सभी क्रय कहलाएंगे? नहीं। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल बताते हैं कि ये जो सामने कंप्यूटर, मतलब स्क्रीन पे आप जो पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा, मैंने एक कंप्यूटर खरीदा हुआ है, तो जो वो कंप्यूटर है वो क्रय नहीं है। खरीदा तो है लेकिन वो क्रय नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कंप्यूटर हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा है, आपको पढ़ाने के लिए खरीदा हुआ है, इसलिए वो क्रय नहीं है। यदि हम कंप्यूटर की दुकान खोलते और बहुत सारे कंप्यूटर खरीदते उनको बेचने के लिए, तो वो क्रय मानते। और ऐसा भी हो सकता है हमने बहुत सारे कंप्यूटर खरीदे लेकिन बेचने के लिए नहीं, कंप्यूटर क्लास खोली हुई है हमने, तो भी क्रय नहीं कहलाएगा। तो क्रय क्या होता है? जो चीज बेचने के लिए खरीदा जाता है, मतलब जो माल बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है वो क्रय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल में कि हमारी कंप्यूटर की शॉप है, हमने कंप्यूटर खरीदे हुए हैं कि बेचेंगे, तो वो सब क्या कहलाएगा? क्रय। कुर्सी, फर्नीचर की दुकान है हमारी, तो फर्नीचर में जो भी फर्नीचर हम खरीदते हैं तो वो ग्राहकों को बेचने के लिए खरीदते हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा? क्रय कहलाता है। तो इस प्रकार से क्रय क्या कहलाता है? जो पुनः विक्रय के उद्देश्य से जो माल खरीदा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रय। देखेंगे आप, गोदाम है, गोदाम में हमने गाड़ी से माल खरीदा हुआ है, किस लिए खरीदा है? कि व्यक्तियों को, ग्राहकों को ये हम बेचेंगे, तो वो सब क्या कहलाएगा? आपका क्रय कहलाता है। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि नहीं आएंगी तो आप कॉल करके हमें ज़रूर पूछें, क्योंकि आपकी फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा आपको टफ लगेगी क्योंकि मैं डायरेक्ट नहीं हूँ आपकी। डायरेक्ट पढ़ाने में और इनडायरेक्ट पढ़ाने में बहुत अंतर होता है ना। ये तो अपनी लॉकडाउन की वजह से मजबूरी है कि अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। देखेंगे अपन अगला पॉइंट, विक्रय। विक्रय क्या कहलाता है? उस माल की बिक्री जो पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदा गया था, विक्रय कहलाता है। हर चीज को बेचना विक्रय नहीं कहलाता है। ठीक है, आप साल में एक बार अपनी पुरानी किताबें भी बेचते हैं, वो विक्रय नहीं कहलाएगा। विक्रय क्रियाएं लगातार होना चाहिए। ठीक है, तो इन्हें क्या बोला है? उस माल की बिक्री जो पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदा गया था, विक्रय कहलाता है। जो माल हमने यहाँ पर खरीदा हुआ है, ये वाला, ये जो माल है यहाँ पर हमने खरीदा हुआ है, अब हम इसको बेचेंगे तो विक्रय कहलाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर पीछे देखेंगे जरा कि जो संपत्तियां हैं, कार है, भवन है, हमारे व्यापार की संपत्ति, हम इसको बेचेंगे तो विक्रय नहीं कहलाएगा।
तो ध्यान रखना, विक्रय क्या कहलाता है? जो माल हमने बेचने के उद्देश्य से खरीदा था, ये वाला माल, इसको जब हम बेचेंगे तो वो विक्रय कहलाएगा। ये है आपका माल सेल। अब भाई फर्नीचर भी बेच सकते हैं, फर्नीचर की दुकान भी हो सकती है आपकी, टीवी फ्रिज की दुकान भी हो सकती है, कोई कपड़ों की भी दुकान हो सकती है, गिफ्ट आइटम भी हो सकती है। ये सब जो आप बेचते हैं दुकान से, है ना, बेचने के लिए खरीदते हैं, वो सब क्या कहलाता है? आपका विक्रय कहलाता है। भाई ये बलून भी हैं, हो सकता है आपकी बलून की दुकान हो, तो वो भी आप बेचेंगे तो क्या कहलाएगा? विक्रय कहलाएगा। आगे स्टॉक और चीज है इंपॉर्टेंट आपकी। स्टॉक क्या कहलाता है? तो ऐसा माल जो वर्ष के अंत में व्यापार में बिना बिका रहता है, स्टॉक कहलाता है। ठीक है, ऐसा माल जो वर्ष के अंत में बिना बिका हुआ रहता है, वो क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। भाई आप कोई भी चीज सामान मार्केट में से खरीदते हैं, आपने कोई भी चीज खरीदी, मान लेते हैं 100 कुर्सियां खरीद ली आपने, 100 में से 70 आपने क्या कर दी? बेच दी। कितनी कुर्सी बेची? 70। तो बची कितनी? अपन 70 माइनस कर देंगे 100 में से, तो कितना बचेगा? 30। जो शेष बचा हुआ है 30, वही आपका क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। ये क्या है आपका? स्टॉक। वर्ष के अंत में व्यापार में जो बिना बिका हुआ सामान रहता है, बिना बिका रहता है माल, वह क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। स्टॉक दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका प्रारंभिक स्टॉक और दूसरा होता है आपका अंतिम स्टॉक। जो वर्ष के प्रारंभ में है ना, मान लेते हैं वर्ष के अंत में 31 दिसंबर को या 31 मार्च को आपके पास 30 वस्तुएं रखी हैं स्टॉक में। ठीक है, वर्ष अंत हो रहा है, बिना बिका हुआ माल कितना है? 30 वस्तुएं हैं या 30 कुर्सियां हैं, ये क्या कहलाएगा? स्टॉक। और अगले दिन 1 जनवरी को वही जो 30 वस्तुएं हैं प्रारंभिक स्टॉक बन जाएंगी। ये कौन सा बन जाएगा? प्रारंभिक स्टॉक। और ये कौन सा है? अंतिम स्टॉक। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है, आपको स्टॉक ध्यान रखना है। स्टॉक क्या कहलाता है? जो माल वर्ष के अंत में बिना बिका रहता है उसे स्टॉक कहते हैं। और स्टॉक दो प्रकार का होता है, एक प्रारंभिक स्टॉक और एक अंतिम स्टॉक। तो आपको सिर्फ स्टॉक से मतलब है अभी फिलहाल में। आगे देखेंगे हम, यह है आपका गोदाम में जो माल रखा हुआ है जो बिका नहीं है, वो क्या कहलाएगा? आपका स्टॉक कहलाएगा। अब लेखांकन की विशेषताएं, तो लेखांकन की विशेषताएं जो हैं थोड़ा सा अपन बाद में पढ़ेंगे इसके लिए, लेखांकन की विशेषताओं में। और यदि आपको पढ़ना तो यहां बता ही देते हैं थोड़ा सा। तो देखेंगे लेखांकन की विशेषताओं में वित्तीय व्यवहार एवं घटनाओं का अभिनिर्धारण। लेखांकन की विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि व्यापार में जो लेन देन या जो व्यवहार हुए हैं वो वित्तीय हैं या नहीं। वित्तीय मतलब मुद्रा संबंधी है या नहीं। तो सबसे पहला काम इनकी यही होता है कि लेखांकन के अंतर्गत केवल उन्हीं व्यवहारों एवं घटनाओं को शामिल किया जाता है जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है या मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इनको ही हम क्या करते हैं? सम्मिलित करते हैं। चाहे कोई भी घटना कितनी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन उसको लेखांकन में उसका भी निर्धारण नहीं किया जाएगा। लेखांकन में कोई लेखा नहीं किया जाएगा। आपके मालिक जो है, दुकानदार, मान लो जो स्वामी है बिजनेस का, या स्वामी की जगह पर मान लेते दुकान का जो कर्मचारी है, कर्मचारी 10 दिन तक बीमार रहा, ठीक है, या मान लेते हैं कोरोना हो गया उसको और कोरोना से उसकी मौत भी हो गई, डेथ हो गई, तो उसको व्यापार के लेखांकन में इसका कोई लेखा नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वित्तीय घटना नहीं है, मुद्रा संबंधी घटना नहीं, इसलिए इसका लेखा नहीं किया जाएगा। तो आपको क्या विशेषता क्या है इसकी? कि व्यापार में लेखांकन में उन्हीं व्यवहारों या घटनाओं को शामिल किया जाता है जो जिनको हम मुद्रा में माप सकते हैं। ठीक, और ऐसी मुद्रा जिनको मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो, चाहे वो कितने भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, हम उसको लेखांकन में कोई रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कर्मचारी की मृत्यु हो जाना आज के समय में कोरोना, हम उसके लिए रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन यदि उसका कुछ पैसों से संबंधित लेन देन है तो जरूर होगा। कैसा लेन देन है? कि कर्मचारी को हमने वेतन दिया तो इसका रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा।
आगे देखते हैं अगली विशेषता, लेखा करना। तो व्यावसायिक व्यवहारों एवं घटनाओं को लेखे पुस्तकों में सुनिश्चित नियमों के अनुसार लेखे किए जाते हैं। ये लेखे प्रारंभ में जर्नल या सहायक पुस्तकों में किए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, लेखांकन में अपन क्या करते हैं, व्यवहारिक घटनाओं को क्या करते हैं, लिखते हैं, लेखा करते हैं। जैसे कि आपने आपको पहले एक एग्जाम्पल में बताया था, वेतन दिया, है ना। तो इस प्रकार की जो व्यवहारिक घटनाएं होती हैं उनको क्या करते हैं हम, लेखांकन में लिखा जाता है। आगे देखेंगे वर्गीकरण। तो एक ही प्रकृति के व्यवहारों को एक जगह एक समूह में खातों में करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण करते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें एक ही प्रकृति से संबंधित व्यवहारों को एक जगह लिखते हैं या रखते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं जब स्कूल में, तो अकाउंट के लिए अलग बुक रजिस्टर बनाएंगे, इकोनॉमिक्स के लिए अलग रजिस्टर बनाएंगे, मैनेजमेंट के लिए अलग रजिस्टर बनाएंगे। ये वर्गीकरण है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, वर्गीकरण। तो ऐसे ही व्यापार में एक ही प्रकार के व्यवहारों को एक ही जगह लिखा जाता है। जैसे आप अकाउंट के रजिस्टर में सिर्फ अकाउंट ही लिखते हैं पूरा, ऐसे यहां पर भी एक ही प्रकार के व्यवहारों को एक जगह लिखा जाता है, खातों में प्रक्रिया को वर्गीकरण करते हैं, ठीक। आगे अब आपको एक चीज और बता दें यहां पर कि आपको दो चीजें एक साथ पढ़ना है। दो चीजें मतलब दो अध्याय आप एक साथ पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे आप फर्स्ट चैप्टर, एक पढ़ेंगे आप सेकंड चैप्टर। दो चीजें, फर्स्ट चैप्टर जो है वो थ्योरी से रिलेटेड है पूरा, और सेकंड चैप्टर है वहां से प्रैक्टिकल चालू होंगे। तो जो चीजें अभी हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई हैं वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, उनके बेसिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। बेसिक जो होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। तो यहां पर हम आपको सेकंड चैप्टर, ये कौन सा चैप्टर है आपका, सेकंड, इस चैप्टर सेकंड है और 2.1 है आपका लेखांकन समीकरण। इसका चैप्टर का नाम क्या है, लेखांकन समीकरण। तो लेखांकन समीकरण आपको ये चैप्टर जितना भी आज आपको पढ़ाया जा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, उन चीजों को याद करना है। समझ में ना आए तो हमसे पूछेंगे, लेकिन याद करना है आपके लिए शुरुआत में। तो ठीक, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो पहला अभी सेकंड चैप्टर है, पहला चैप्टर भी पढ़ेंगे हम डेली और सेकंड भी पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में थ्योरी है तो थोड़ा थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीजें भी पढ़ेंगे। तो देखेंगे हम लेखांकन समीकरण क्या कहलाते हैं। लेखांकन समीकरण से तात्पर्य किसी व्यापारिक या गैर व्यापारिक संस्थाओं की कुल संपत्तियों का योग उनकी दायित्वों के योग के बराबर होने से है। अर्थात उनके पास जितनी संपत्तियां होती हैं उतने ही उनके दायित्व होते हैं। इस प्रकार इस बात को जब हम निम्नानुसार प्रकट करते हैं तो एक समीकरण की उत्पत्ति हो जाती है। तो यह समीकरण लेखांकन समीकरण कहलाता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप, ये क्या कहलाता है आपका, लेखांकन समीकरण। एक्चुअल में यहां पर ये लेखांकन समीकरण है, बाय मिस्टेक थोड़ा सा लिख दिया है ना, ऐसा है, मिस्टेक नहीं है, सही है, लेकिन अपन दूसरे तरीके से इनका सिंपल सा कहने का मतलब है संपत्तियां बराबर क्या होते हैं, दायित्व होते हैं। ये सही समीकरण, लेकिन लेखांकन समीकरण को अपन ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व। क्या होगा, संपत्तियां बराबर क्या होगा, पूंजी प्लस दायित्व। तो ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर। इनका कहने का मतलब है कि लेखांकन समीकरण में जितनी संपत्तियां उतने दायित्व होते हैं। आप कोई भी व्यवहार क्यों ना कर लें, फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, आपके गोदाम में 5,000 रुपए का माल रखा है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इस गोदाम में से आपने 1,000 का माल बेच दिया, तो कितने का बचेगा, 4,000, ठीक है। लेकिन ध्यान देंगे आपकी गोदाम में से माल जा रहा है तो पैसा आ रहा है, रोकड़ आ रही है, भाई पैसा भी तो मिल रहा है। यदि पैसा नहीं देंगे तो वो उधारी करेंगे, तो वो उधार करेंगे तो क्या आएंगे, देनदार आएंगे, बाद में देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, देनदार कहते हैं, बाद में देंगे पैसा। तो इस प्रकार से जितने भी व्यवहार होते हैं वो क्या करते हैं, संपत्ति और दायित्वों को बराबर रखते हैं। लेखांकन समीकरण में दोनों जगह इफेक्ट होते हैं,
या एक ही जगह कर, दोनों जगह वो इफेक्ट करती है, दोनों को क्या कर देते हैं, वो बराबर कर देते हैं। हर व्यवहार लेखांकन समीकरण को क्या रखता है, बराबर, मतलब संपत्तियां बराबर क्या होगा, पूंजी प्लस दायित्व, ये व्यवहार है। पूंजी क्या होती है, हम आपको अभी बता चुके हैं। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार प्रारंभ करने के लिए जो रोकड़, माल और संपत्ति लगाई जाती है वो क्या कहलाती है, पूंजी कहलाती है। संपत्ति क्या कहलाती है, हमने अभी बताई थी। क्या होती है संपत्ति, व्यापार संचालन, वे समस्त वस्तुएं जो व्यापार संचालन में सहायक होती हैं व्यापार की संपत्ति या परिसंपत्ति कहलाती हैं। फर्नीचर है, कार है, बिल्डिंग है, भवन, ये सब क्या कहलाती हैं, आपकी संपत्तियां हैं। दायित्व क्या कहलाते हैं, वे समस्त ऋण, कोष, फंड जो हमें दूसरे व्यक्तियों को देना है या जिनसे हमने उधार लिए हैं वो सब क्या कहलाते हैं, दायित्व कहलाते हैं। अब संपत्तियों में भी विभाजन है। विभाजन मतलब आपकी स्थायी संपत्ति होती है, चालू संपत्ति होती है। पूंजी में भी विभाजन है, आपकी कार्यशील पूंजी होती है, स्थायी पूंजी होती है। दायित्वों में भी विभाजन है, आपके चालू दायित्व होते हैं, स्थायी दायित्व होते हैं। तो ये सब चीजें जो डिटेल हैं वो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आपके सेकंड चैप्टर में क्या है, आपके सवाल से, प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर सेकंड चैप्टर हमने आपको शुरुआत कर दिया है। लेखांकन समीकरण, इस समीकरण, लेखांकन समीकरण क्या कहलाते हैं, संपत्ति क्या कहलाते हैं, दायित्व क्या कहलाते हैं, पूंजी क्या कहलाते हैं। जो पारिभाषिक शब्दावली 8 पॉइंट 9 पॉइंट हमने आपको बताए हैं वो आपको याद करना है, ध्यान रखें। बाकी का हम आगे की क्लास में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि कल हम आपसे कुछ पूछने वाले भी हैं। आज हम आपको सवाल नहीं करा रहे हैं। थैंक यू।